हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं शल्य तंत्र के फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा शल्य तंत्र की परिभाषा एवं परिचय। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं जो धन्वंतरि के 7 शिष्यों के नाम के बारे में, शल्य की निरुक्ति, शल्य की परिभाषा, शल्य तंत्र की परिभाषा, शल्य चिकित्सक के गुण, अष्टांग आयुर्वेद में जो हमारा शल्य तंत्र है उसकी क्या प्रधानता है, और भारत में शल्य तंत्र की क्या अवनति के कारण है, उन सब कारणों के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। टैबलेट की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो धन्वंतरि के 7 शिष्य होते हैं, जिसमें हमारा पहला है औपधेन, औरभ, वैतरण, पौष्कलावत, करवीर, गोपुरक्षित और सुश्रुत। तो इसको किस तरीके से याद करना है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, निमोनिक है। औपधेनव और सुश्रुत केजी कक्षा में है। तो यहाँ पे औपधेनव से पूरा आप एक बार औपधेनव ले लेना है, फिर पा से ले लेना है पौष्कलावत, और जो औपधेनव में वाह है लास्ट में, इसमें उससे आपको ले लेना है वैतरण, और जो और आ रहा है और से ले लेना है औरभ, सुश्रुत से सुश्रुत हो जाएगा, केजी से के से हो जाएगा आपका करवीर, और जी से हो जाएगा गोपु रचित। इस प्रकार से आपको 7 शिष्य के नाम याद हो जाएंगे धन्वंतरि के। अब हम बात करते हैं शल्य की निरुक्ति। तो शल्य की निरुक्ति कैसे हुई है? सल सवल आसुगम्य धातु तस् शल्यमिति रूपम, अर्थात सल तथा सवल ये दो धातु आसुगमन अर्थ में है, उनसे शल्य शब्द की निरुक्ति हुई है। तो कैसे याद करना है? तो जो आप शल्य देख रहे हैं यहाँ पे, शल्य में से या को हटा देना है। या को हटा देंगे तो बनेगा सा और ला बनेगा, तो सल हो जाएगा, और फिर उसके बाद सा और ला के बीच में वा जोड़ देना है, तो आपका बनेगा सवल। तो सल सवन, फिर आसुगमने धातु याद कर लेना, सल सवल आसुगमने धातु तस् शल्यमिति रूपम। ठीक, तो ये शल्य की निरुक्ति हो जाएगी। उसके बाद आपको शल्य की परिभाषा याद करनी है। तो आपको ये वाला श्लोक याद करना है, सल हिंसायाम धातुस्तस् शल्यमिति रूपम, सले रुजायाम धातुस्तस् शल्यमिति रूपम। तो एक लाइन का श्लोक है। आपको बस यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे एक लाइन बन जाएगी। जो यहाँ पे हिंसायाम है उसकी जगह दूसरी लाइन में आपको बस रुजायाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा सल हिंसायाम शल्य धातुस्तस् शल्यमिति रूपम, सले रुजायाम धातुस्तस् शल्यमिति रूपम। अर्थात ऐसे कोई भी चीज हो, तीर्ण हो, काष्ठ हो, पत्थर हो, कुछ भी चीज हो जो शीघ्रता से शरीर में प्रवेश करे और शरीर के प्रति हिंसा करे, मतलब उस टिश्यू डैमेज करे, अथवा या कह सकते हैं शरीर में पेन उत्पन्न करे, रुजा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? शल्य कहते हैं। ठीक है, तो हिंसा और रुजा, यही बता रहा था मैं श्लोक में कि सल हिंसायाम सल रुजायाम, फिर उसके बाद आगे लाइन धातुस्तस् शल्यमिति रूपम। तो ये हो जाएगा आपका शल्य की निरुक्ति हो गई, शल्य की परिभाषा। अब हम बात करते हैं शल्य तंत्र की परिभाषा के बारे में। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शल्य तंत्र की परिभाषा है, वाइवा में तो 100% ही पूछा जाता है, और कभी कभी एग्जाम में भी आता है। तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा। पहला इसमें जो श्लोक है वो है, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पांशु पाषाण लोह लोष्टास्थि बल नख भूस्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्योधारणार्थम यंत्र शस्त्र चार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयार्थम च। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका श्लोक। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका हिंदी पहले बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे याद करना है। अर्थात आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण काष्ठ पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, धूलि के कण, लौह और मिट्टी, अस्थि केश नाखून, पुई श्राव आदि शल्य, दूषित व्रण, अंता शल्य तथा मृत गर्भ शल्य को निकालने का ज्ञान, यंत्र शस्त्र चार और अग्निकर्म का करने का ज्ञान तथा व्रणों की आम, पच्यमान और पक्व अवस्था आदि का निश्चय किया जाता है, उसे हम शल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करना है? तो याद करने के लिए आप 3-3 के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं श्लोक को। पहले ये इतना याद कर लीजिएगा, तत्र शल्यम नाम विविध, फिर उसके बाद तृण काष्ठ पत्थर याद करना है, फिर धूलि के कण लौह मिट्टी, ये याद हो जाएंगे। धूलि के कण मतलब
ये आपका आ जाएगा पांसु आ जाएगा। पांसु मतलब धूली के कण होता है। फिर लौह और लोस्ट, लोस्ट मतलब मिट्टी। तो ये 3 के फॉर्मेट में याद कर ले जाए, क्योंकि मिट्टी समझिएगा मिट्टी में है, मिट्टी में लौह पड़ा है और मिट्टी की धूल, तो धूली के कण, लौह और मिट्टी। फिर अस्थि, केश और नाखून। अस्थि, केश, नाखून कैसे याद करना है? अस्थि, केश, नाखून ऐसे याद करना है, इसमें जैसे अस्थि की जो मल होते हैं या उपधातु होती है वो केश और नाखून है, तो इस प्रकार से आपको अस्थि, केश, नाखून एक साथ याद कर लेना है। फिर 2 के फॉर्मेट में एक दिया है पुई, श्राव। तो आयुर्वेद के जिस अंग में क्या क्या हो गया? तृण, काष्ठ हो गया, पाषाण हो गया मतलब पत्थर, धूली के कण जो पांसु कहा गया है, फिर लोह, फिर लोस्ट, लोस्ट मतलब मिट्टी, फिर क्या कहा गया है? अस्थि, नख और पुईसराव आदि शल्य, इनका ज्ञान क्या कहते हैं? शल्यतंत्र कहलाता है। फिर इसके बाद जोड़ देना है दूषित व्रण, अंतःशल्य और मृदगर्भ शल्य को निकालने का ज्ञान। तो फिर 3 के फॉर्मेट में याद आ गया कि दूषित व्रण हो गया, अंतःशल्य हो गया और मृदगर्भ शल्य हो गया, इनको निकालने का उपाय। फिर उसके बाद 4 के फॉर्मेट में आया है कि यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म। ये लास्ट है तो समझ लीजिए कि लास्ट में एक और एक्स्ट्रा जोड़ देना है, यंत्र, शस्त्र, क्षार के बाद अग्निकर्म जोड़ देना है। तो इनके अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा फिर लास्ट में आता है व्रणों की आम, पच्यमान और पक्वावस्था। ये भी 3 के फॉर्मेट में है, व्रण की आम, पच्यमान और पक्वावस्था आदि का निश्चय किया जाता है, उसे हम शल्यतंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको श्लोक याद कर सकते हैं कि तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ, पांसु, पाषाण, लोह, लोष्टास्थि, नख पुईस, बाल नख पुईसराव, दुष्ट व्रणांत गर्भ, शल्योधारणार्थम, यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्राणिधान, व्रण विनिश्चयार्थम च। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे शल्य चिकित्सक के गुण के बारे में। तो शल्य चिकित्सक के गुण जो ये श्लोक है ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। शल्य चिकित्सौर्यम आशुक्रिया शस्त्रक्षण्यम स्वेदवेप्तु असमोहस वैदस शस्त्र कर्मणि शस्यते। ओके, तो ये श्लोक याद कर सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट है वैसे, श्लोक याद करना ही है। जिसको श्लोक नहीं याद आता तो वो तो फिर हिंदी याद करेगा ही। तो जिसको श्लोक याद हो जाता है तो वो पूरा श्लोक याद कर ले। इसका मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करनी है। तो पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ। शौर्यम आशुक्रिया शस्त्र तैक्षण्यम स्वेद वेप्तु असमोहस वैद्यस्य शस्त्र कर्मणि शस्यते। ठीक है, अर्थात जो शूरता मतलब निर्भयता, ब्रेवनेस हो, शस्त्र कर्म आदि में शीघ्रता हो, शस्त्र की धार का उचित तीक्ष्ण होना, शस्त्र कर्म करते समय पसीना न आना, हाथ का न कांपना तथा बड़े शस्त्र कर्म की दशा में अत्यधिक रक्त आदि को देखकर मूर्छित न होना, ये शल्य चिकित्सक के गुण हैं। तो शल्य चिकित्सक कैसा होना चाहिए? वो ब्रेव होना चाहिए, शूरता होनी चाहिए उसके अंदर, और जो शस्त्र कर्म कर रहा है वो शीघ्रता से करे, और जो जिस शस्त्र का यूज कर रहा है उसकी जो धार हो वो तीक्ष्ण हो मतलब तेज हो, और वो शस्त्र कर्म करते समय उसको पसीना ना आए, उसके हाथ ना कांपे, और क्या हो, जो जब शस्त्र कर्म कर रहा हो तो अत्यधिक रक्त आदि को देखकर वो बेहोश ना हो, मूर्छित ना हो। तो ये शल्य चिकित्सक के गुण हैं। ठीक है, तो कितने गुण हो गए यहाँ पे आपको? शूरता हो गया, शीघ्रता हो गई, तीक्ष्णता हो गई, पसीना, कंपन, बेहोश। तो 5, 1, 6, तो 6 गुण हो गए। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब जिसको नहीं याद होता है उसके लिए छोटा सा एक कहानी जैसा है कि जो कोई सूरवीर योद्धा जो होते हैं वो युद्ध में शीघ्रता और तीक्ष्णता से काम करते हैं। ठीक है, शीघ्रता से मतलब बहुत फास्ट रहते हैं, और तीक्ष्णता मतलब उनके जो शस्त्र रहते हैं उनकी धार जो रहती है वो तीक्ष्ण होती है, जैसे तलवार आदि की धार वो तीक्ष्ण रखते हैं, और वो युद्ध करते समय ना उनको पसीना आता है, ना वो कांपते हैं, और ना बहुत ज्यादा लाश से या खून को देखकर वो बेहोश होते हैं। उसी प्रकार हमारा शल्य चिकित्सक होता है। तो सूरवीर योद्धा था जो बहुत शीघ्र काम करता था, और जो बहुत तीक्ष्ण, जिसके शस्त्र जो थे वो बहुत तीक्ष्ण धार वाले थे, और उसको पसीना और कंपन नहीं होता था, और वो बेहोश नहीं होता था। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा कहानी के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो अब डाल सकते हैं कि सूरवीर से डाल देंगे शौर्यम, फिर शीघ्रता से आशु क्रिया, फिर तैक्षण्यम से तीक्ष्णता, शौर्यम आशु क्रिया, शस्त्र तैक्षण्यम, आस्वेद वेप्तु। ठीक है, तो ये जो आधा माह होता है ये मतलब ये संधि विच्छेद करके करेंगे तो इसमें आपका तैक्षण्यम अलग हो जाएगा, हलंत लग जाएगा वहां पे, और फिर आस्वेद आवेप्तु हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, मतलब कि स्वेद ना हो, उसको कंपन ना हो, और असमोहस वैद्यस्य हो, शस्त्र कर्मणि शस्यते। ठीक, तो इतना हो जाएगा आपके शल्य चिकित्सक के गुण आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक मत अनुसार सर्जन के निम्न गुण होते हैं।
तो पहला होता है लेडीज फिंगर, मतलब जेंटल हैंडलिंग होनी चाहिए। लायंस हार्ट, बोल्डनेस होना चाहिए। ईगल्स आई, वॉचफुलनेस। हॉर्स लेग, स्टेमिना। कैमल्स बेली, मतलब एबिलिटी टू कैरी ऑन विदाउट फूड एंड वाटर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें, इसकी छोटी सी ट्रिक है वो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए। तो क्या ट्रिक है वो देखते हैं। कोई भी अगर लेडी सर्जन होती है, लेडी सर्जन को हम क्या बोलते हैं, सी इज़ हेल, ठीक है, मतलब हेल है वो, बहुत अच्छी है, क्योंकि लेडी सर्जन का अलग ही रुतबा रहता है। तो सी इज़ हेल। सी से हो जाएगा आपका कैमल्स बेली, एच से हो जाएगा हॉर्स लेग, ई से हो जाएगा ईगल्स आई, एल से हो जाएगा लेडीज फिंगर और फिर लायंस हार्ट। सी इज़ हेल, ऐसे याद कर सकते हैं आधुनिक मत अनुसार आप सर्जन के गुण। उसके बाद अब हम देखते हैं अष्टांग आयुर्वेद में सल तंत्र की क्या प्रधानता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 पॉइंट्स कि ये सद्यव्रण चिकित्सा है और आशुकारी चिकित्सा है। अब सद्यव्रण चिकित्सा क्या है कि जब संग्राम मतलब वॉर में व्रण उत्पत्ति हो जाती है, वाउंड वगैरह घाव बन जाता है, तो उसमें हमारा सलतंत्र ही काम आता है। उसमें हम औषधि का यूज नहीं करते, उसमें हम सलतंत्र का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो बाह्य एवं अंतराव्रणों को रोहण करने के लिए, वहाँ सूचरिंग करने के लिए और ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। जैसे छिद्रोदर हो गया, अस्थि भग्न हो गया, सव्रण भग्न हो गया, रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ पे हम सद्यव्रण ही चिकित्सा करते हैं, ठीक। उसके बाद आशुकारी चिकित्सा इसलिए बोल रहे हैं कि ये सल चिकित्सा जो होती है वो अन्य चिकित्सा से, अन्य दूसरी जो पद्धतियाँ हैं उससे बहुत ज़्यादा शीघ्र ही काम करती है। तो इस वजह से इसको हम आशुकारी चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला 2 पॉइंट आपको याद करना है कि सद्यव्रण चिकित्सा की जाती है, जो व्रण होते हैं उसकी तुरंत चिकित्सा की जाती है, और आशुकारी चिकित्सा होती है। उसके बाद आपको याद करना है औषधि के विफल होने पर यह चिकित्सा की जाती है। जब हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाता है, जब हम औषधि पे उस पे रखते हैं मेडिसिन पे और मेडिसिन काम नहीं करती हैं, व्याधि ठीक नहीं होती है, तो उस केस में हम शस्त्र क्रिया कर तंत्र का, शस्त्र कर्म का यूज करते हैं रोगों को सामूल निवारण के लिए, ठीक है। अग्निकर्म बताया आचार्य सुश्रुत ने कि इसका अगर हम यूज करते हैं तो रोगों का पुनर्उद्भव नहीं होता है, रीअकरेंस नहीं होता है। इस वजह से ये बोला गया है कि रोगों का समूल निवारण करने के लिए सल तंत्र जो है वो प्रधान बताया गया है। फिर गंभीर रोगों की चिकित्सा, ठीक है। जब हम औषधि का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, लगातार बहुत सालों से करते रहते हैं प्रयोग, तो जो व्याधि होती है वो गंभीर अवस्था में चली जाती है। तो उस गंभीर अवस्था या गंभीर व्याधि को ठीक करने के लिए भी हमारा शल्यतंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से यहाँ पे भी ये हमारा फैक्टर है कि गंभीर रोगों की चिकित्सा करने के कारण हमारा शल्यतंत्र अन्य जो हमारी क्या कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद में चिकित्साएं हैं उससे प्रधान है। फिर रचनात्मक चिकित्सा करने से, ठीक है, ऐसी विशेष क्रिया है जो और मतलब किसी भी हम ब्रांच में नहीं कर सकते, सिर्फ हम शल्य में ही कर सकते हैं, सिर्फ हम सर्जरी के ही द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमारा नासा, कर्ण, ओष्ठ संधान, अंग प्रत्यारोपण हो गया, ये सब हम सिर्फ किस में कर सकते हैं, हम सर्जरी में या शल्य तंत्र में ही कर सकते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए। और इन सब चीज़ों को करने से हम क्या चिकित्सक क्या करता है, यशप्रद होता है, मतलब यश लाभ करता है, उसको फेम मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है बहुत दिनों से व्याधि से पीड़ित रहता है, और जब वो शल्य तंत्र के या शल्य कर्म के द्वारा उसकी व्याधि ठीक हो जाती है, तो उसके मन में क्या होता है, चिकित्सक के प्रति आदर और सम्मान बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से चिकित्सक जो होता है यश को प्राप्त करता है, फेम को प्राप्त करता है और सम्मान को प्राप्त करता है। उसके बाद इसमें हम देख लिए कि सारी चीज़ों को कैसे जैसे अगर औषधि विफल हो गई, गंभीर रोग का निवारण कर रहा है, समूल निवारण कर रहा है व्याधि का, और रचनात्मक चिकित्सा कर रहा है, तो विविध तकनीक का यूज करते हैं इसमें। तो जैसे हमारा यंत्र करते हैं, इसमें शस्त्र कर्म करते हैं, क्षार कर्म, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण। तो ये सारे कर्मों के द्वारा, विविध तकनीकों द्वारा इस शल्य तंत्र में, शल्य तंत्र की प्रधानता में हम इसको जोड़ सकते हैं कि हम विविध तकनीकों के द्वारा शल्य कर्म करते हैं। इस वजह से ये शल्य तंत्र हमारा प्रधान है, ठीक है। तो हमने सद्यव्रण चिकित्सा बात की थी, आशुकारी चिकित्सा, फिर हमने व्याधियों पे आ गए थे। व्याधियों में हमने कि जब हमारी औषधि विफल हो जाती है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाता है, तब यूज करते हैं। उसके बाद रोगों को समूल निवारण करने के लिए, गंभीर रोगों की चिकित्सा करने के लिए, और क्या कहते हैं रचनात्मक चिकित्सा करने के लिए। और इन सब चीज़ों को हम कैसे कर रहे हैं, विविध तकनीक के द्वारा कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमें यश लाभ हो रहा है, फेम मिल रहा है, हमको सम्मान मिल रहा है समाज में। तो ये हो गया हमारे अष्टांग आयुर्वेद में शल्य तंत्र की प्रधानता के कुछ कारण,
तो अगर आपको नहीं याद होता है ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है, थोड़ा सा छोटा सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब औषधियाँ विफल हो गई हैं, उसके बाद रोगों को समूल निवारण करने के लिए और गंभीर रोगों की चिकित्सा करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे विविध तकनीक का यूज़ करके और रचनात्मक चिकित्सा का यूज़ करके हम इन जो गंभीर व्याधियाँ हैं और जो औषधियों से ठीक नहीं हो रही उनकी चिकित्सा करते हैं विविध तकनीक और रचनात्मक चिकित्सा के द्वारा। तो इस वजह से ये जो चीज़ हम करते हैं उससे क्या होता है, हमें यश मिलता है, फेम मिलता है, मतलब ये यशप्रद चिकित्सा है। तो इस प्रकार से आप ये 6 नहीं है, ये हाँ 6 ही पॉइंट है, ये 6 याद कर सकते हैं। उसके बाद जो 2 मैं बताया सबसे शुरू में, उसको याद करना है, सद्य व्रण चिकित्सा और आशु कार्य चिकित्सा। इस प्रकार से आप आराम से, अगर एग्जाम में कभी कभी आता है 10 नंबर में या 15 नंबर में पूछता है कि जो हमारा अष्टांग आयुर्वेद में शल्यतंत्र की क्या प्रधानता है, तो आप इतना आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे जो भारतीय शल्यतंत्र की अवनति क्या कारण, मतलब क्यों इतना फेमस नहीं हो पाया हमारा शल्यतंत्र, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम वीडियो नई नई बनाएंगे। अगर आपका कोई सजेशन है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर से लेकर आपको फाइनल ईयर तक, या कोई भी डिजीज़ वगैरह के बारे में, तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो डाल दूंगा। तो आप कमेंट जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है, कोई गलती हो रही है हमसे तो वो बताइए, और साथ ही साथ बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।